द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर, जो पहला टॉपिक है दैट इज द इन्फ्लेशन फॉल्स ए 4 मंथ लो। तो सबसे कम पे आ गया है तो ठीक बात है। 4 महीने का जो इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हाट इज द इन्फ्लेशन? महंगाई दर। जो आलू अगर 20 से 22 हो जाता है तो महंगाई बढ़ गई, यही कहते हैं ना। 25 से 30 हो गया तो महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई दर होता है, रेट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ता है। लेकिन जब इन्फ्लेशन रेट तेज हो जाता है तो उसका रेट हाई होगा। डिफ्लेशन होगा, डिफ्लेशन का मतलब रेट कम हो गया। डिफ्लेशन तो जल्दी नहीं होता है। डिफ्लेशन होगा सीजनल सब्जियों में होता है, जैसे इस समय 5 रुपए 10 रुपए किलो गोभी मिल रहा है, तो उसमें हो सकता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा होने लगा। ठीक है। Then we will see that the rupee records sharpest slide in the 2 years. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो रुपीस की वैल्यू है, हर एक देश का करेंसी होता है। नेपाल की करेंसी है, यूएस की करेंसी है, सऊदी अरेबिया की करेंसी है, सबका अपना अपना करेंसी है। करेंसी करेंसी ये शो करता है कि वो कंट्री इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग है। जैसे यूएस का डॉलर हाई क्यों है? क्योंकि वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, उसकी करेंसी का बहुत डिमांड है। करेंसी का इसलिए डिमांड है क्योंकि उसके पास बेचने के लिए बहुत कुछ है, हथियार है मॉडर्न तरीके के, सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने भी मशीन्स न्यू आते हैं वहीं से बन के आते हैं। तो यूएस डॉलर पे लोगों का भरोसा होता है कि कभी ना कभी वहां से कुछ खरीदना होगा तो यूएस डॉलर दे दूंगा। लेकिन वही सोचे कि आपको युगांडा का कोई करेंसी दे तो आप लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि युगांडा के पास कुछ नहीं है बेचने के लिए। या आप किसी अफ्रीकन कंट्री का किसी का भी ले ले, सीरिया का ले ले जो एशिया का कंट्री है अभी न्यूज में, तो सीरिया का आप पैसा लेंगे आप तो और नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पे तो युद्ध चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है, वहां की इकोनॉमी तो और डिस्ट्रॉय होगी। तो जो इकोनॉमी जितनी अच्छी होती है उसकी वैल्यूज करेंसी की उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होने लगती है, डिमांड बढ़ता है, क्योंकि लोग उसके से ट्रेड करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज ट्रेड इंक्रीज करती है। इंडिया का अभी क्या हुआ है कि ये गिरा है वैल्यू, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली हम लोग थोड़े से वीक हो रहे हैं। आप देखिएगा तो यही रीजन है। करेंसी वीक होने का फायदा है कि घाटा है? घाटा भी है, फायदा भी है। कुछ कुछ जगहों पे फायदा है। घाटा ये है कि हमें जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो विदेशों में हम जाके इंटरेस्ट रेट अगर हम मांगे तो हमें महंगा मिलने लगता है। जो जो जैसे मुझे उधारी लेनी है, इंडिया को कहीं से बारो करना है पैसे, तो अगर किसी और देश से हम जाके मांगते हैं या किसी और बॉडी से, तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट वो इंक्रीज कर देगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप गांव लेवल पे भी देखते होंगे, लोग जाते हैं किसी से उधार मांगने, तो जो बिजनेसमैन स्ट्रांग होता है उससे लगेगा कि ये वापस कर देंगे, इनकी इनकम अच्छी है, तो उसको कम इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा फंसेगा नहीं, कि पैसा मिल जाएगा। लेकिन जहां पे ये लगता है कि पैसा फंसने वाला है, वहां पे क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट ज्यादा दे देते हैं। गांव में भी देखिएगा 2%, 3%, 4% इंटरेस्ट रेट चलता है। तो उसी आधार पे लोग देते हैं, जो मनी लेंडर होते हैं, जो सूदखोर होते हैं, ठीक है, तो वो किस आधार पे देते हैं कि कहां से पैसे मिलेंगे, कहां से पैसे नहीं मिलेंगे, रिस्क होता है। ऐसे देश की करेंसी डिपेंड करती है कि उसको किस इंटरेस्ट रेट पे, जैसे मानिए पाकिस्तान जाके अगर मांगे इंटरेस्ट रेट पे पैसा बारो करे तो उसका हाई होगा, क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है। अफगानिस्तान का हाई होगा। लेकिन वही फ्रांस जाके मांगे तो फ्रांस की वैल्यू ज्यादा है, यूरोपियन कंट्रीज है, यूके की वैल्यू ज्यादा है, जापान की वैल्यू ज्यादा है, तो उसे आराम से मिल जाएगा, क्योंकि उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उनका इकोनॉमी स्ट्रांग है। तो समझ में आ रहा है? तो घाटा ये है, घाटा ये सब है ना, इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है। लेकिन फायदा भी हो जाता है कभी कभी। फायदा ये होता है, जैसे यहाँ पे रुपीस की वैल्यू कम हो रही है, तो मानिए ये इसका जो पहले जो वैल्यू था कि $1, ये क्या है, रुपीज वैल्यू यहाँ पे 86 रुपए का मतलब ये है कि आपको $1 खरीदना है तो आपको 86 रुपए 70 पैसे देने पड़ेंगे। मतलब कोई आप जा रहे हैं डॉलर खरीदने, तो $2 खरीदना है तो कितना देना पड़ेगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। $10 खरीदना है तो कितना देना पड़ेगा, 867 रुपए देना पड़ेगा, तब आपको $10 मिलेगा। वैल्यू गिरी है, मतलब पैसे ज्यादा देके डॉलर मिल रहा है। हमारा वैल्यू कम हो गया ना, तो पैसे ज्यादा देंगे। वैल्यू ज्यादा रहती तो 20 ही रुपए दे के $1 मिल जाता। समझ में आ रहा है? वैल्यू गिरने का मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, तो ज्यादा से ज्यादा दीजिए। तो एक सिंपल सी बात समझाता हूं। यहां पे कह रहे हैं कि $1 का 87 रुपीज। मानिए पहले अगर $1 को हमारा स्ट्रांग था तो 50 रुपए में $1 मिल जाता था।
अब कभी कभी जब पैसा वीक होता है तो ट्रेड बढ़ जाता है, बाहर से लोग ज्यादा खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके पास डॉलर है उसको अब ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब मानिए मैं $2000 रखा था और $2000 को 1000 डॉलर, $1000 रखा था और पहले मैं आया था इंडिया से पैसे खरीदने, तो क्या करूंगा, डॉलर लेके आऊंगा, इंडिया में डॉलर दूंगा, फिर रुपीस लूंगा, तो 50 से मल्टीप्लाई करता तो मुझे कितना मिलता, 50,000 रुपया मिलता। मानिए किसी इस टेबल का रेट पहले 500 रुपए का एक था, तो उस आदमी जो आया था बाहर से, जो अंग्रेज आया था $1000 लेके और 500 का था, तो उसे कितना टेबल मिलता, 100 टेबल मिलता 50 रुपए के हिसाब से। मानिए रुपीस की वैल्यू गिर गई, तो अब उसको कितना मिलेगा, मानिए जस्ट एक मल्टीप्लाई सिंपल हो जाए, तो मैं इसको 100 रुपए का मान देता हूँ कि रुपीज और गिर गया, 100 रुपए देने पे $1 दे रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उससे कितना रुपए मिलेगा, 1,00,000 रुपए मिलेगा। और उसको टेबल कितना मिलेगा, 200 टेबल मिल गया, तो ज्यादा खरीदेगा ना, तो ट्रेड बढ़ जाता है। जैसे इंडिया की बिक्री बढ़ जाएगी, बिक्री इसलिए नहीं बढ़ रही है कि हमने कुछ खास किया है, बिक्री इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसको लग रहा है कि यहाँ पे चीजें अब मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है, क्यों नहीं यहीं से खरीदूं। मानिए वो इटली से खरीदता होगा, तो इटली से उसको जो मिलता होगा, मानिए पहले उसको मिलता होगा, जब उसको मिल जाता होगा 120, जो भी वहां का पैसा हो, हम उसमें नहीं जाएंगे, मानिए वहां का ऐसा पैसा कि 120 मिलता था, लेकिन जब पैसे की वैल्यू गिर गई तो उसको 200 जब इंडिया से मिला, तो इटली की जगह पे इंडिया से लेके जाएगा ना टेबल। जब समझ में आ रहा है, ये चीज क्लियर हो रही है कि जब रुपीस की वैल्यू कम हो रही है तो ट्रेड क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो बाहरी लोग हैं उनको पैसा ज्यादा मिल रहा है, और पैसा ज्यादा मिलेगा तो उनको सामान ज्यादा मिलेगा। ये चीजें क्लियर हो रही हैं, क्लियर हो रही है। तो रुपीस की वैल्यू कम होने का घाटा भी है, फायदा भी है। फायदा इसलिए है क्योंकि हमारा ट्रेड बढ़ गया, जब ट्रेड बढ़ गया तो ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो डॉलर लेके आएंगे, तो हमारा रिजर्व बढ़ जाएगा। रिजर्व जो होता है ना, फॉरेन करेंसी की एक रिजर्व रखी जाती है कि जब भी हमें बाहर से ट्रेड करना है तो उसका हम यूज करते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जो रुपीज की वैल्यू है, कम होने और बढ़ने पे दोनों पे फायदा है, दोनों पे घाटा है, लेकिन घाटा ज्यादा है। कई बार चाइना क्या करता है, जानबूझ के अपना जो उसका युआन है करेंसी, उसकी वैल्यू गिरा देता है। क्यों गिराता है? ट्रेड बढ़ाने के लिए, कि ट्रेड बढ़ जाएगा उसको, बाय एनी वे उसको करेंसी से नहीं मतलब है, उसको किससे मतलब है, उसको कहीं से इंटरेस्ट तो लेना नहीं है, सेल्फ सफिशिएंसी है तो उसको ट्रेड से लेना है। लेकिन इंडिया को क्या लेना है, इंडिया को बाहर में अपना इंटरेस्ट रेट पे भी बार्गेनिंग होती है, क्योंकि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है, इंडिया में जो बिजनेस है उतना स्ट्रांग नहीं है, कुछ ही बिजनेसमैन है। चाइनीज जो बिजनेस है वो स्ट्रांग है, क्योंकि ऑलरेडी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई है। क्लियर हो रही है ये चीजें? हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि रुपीज की वैल्यू कम होने से और ज्यादा होने से फायदा क्या है, घाटा क्या है। फायदा में मैंने क्या बताया, आप बताइए। एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा ना, लोग ज्यादा आके खरीदेंगे क्योंकि उनको ज्यादा पैसे मिल रहा है। जो उनको और जगहों पे जो टेबल उन्हें 150 मिलता था, अब उनको इंडिया में कितना मिलेगा, 200 मिलेगा। एक बार और समझा दूं, समझ में आ गया? किसी को नहीं समझ में आया ये? समझ आप लेट से आए। जैसे हम लोग ये कह रहे हैं कि जैसे न्यूज में ये है कि इंडिया की जो करेंसी की वैल्यू है कम हो गई, ठीक है, तो किसी भी देश का अगर करेंसी की वैल्यू ये शो करती है कि ग्लोबल लेवल पे उसकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। चाइना डॉलर का वैल्यू क्यों ज्यादा है, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। यूरोप का जो यूरो है वो स्ट्रांग है, 100 रुपए से भी ज्यादा की वैल्यू है यूरो की। अगर आप 100, 105, 110 रुपए देंगे तब आपको 1 यूरो मिलेगा। क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि यूरोप बहुत स्ट्रांग है इकोनॉमिकली, क्योंकि मैक्सिमम जो मॉडर्न चीजें हैं वहीं से बिकती हैं, ठीक है। तो किसी भी इकोनॉमी की जो वैल्यू होती है वो करेंसी भी दिखाता है, लेकिन हमेशा ये बात नहीं है। आप इकोनॉमिक्स की ये सब चीजें हैं, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ कि किसी भी जो कंट्री है उसकी जो करेंसी है ये शो करती है कि उसकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। कभी कभी इसका एक्सेप्शनल है, जापान की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है लेकिन वो अपना करेंसी की वैल्यू कम करके जानबूझ के रखता है। जापान ऐसा देश है जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, लेकिन उसकी जो करेंसी है वो इंडिया के बराबर है। 1 रुपए जो यहाँ का एन है वहां का करेंसी, और इंडिया का 1 रुपया बराबर है।
ऐसा किसी भी दूसरे डेवलप्ड कंट्री के साथ नहीं है, क्योंकि जापान जानबूझ के कम करता है। वो चाहता है कि उसकी जो चीजें हैं ट्रेड ज्यादा से ज्यादा हो। क्लियर हो रही है? लेकिन जब आपकी करेंसी की वैल्यू कम होती है तो आपको जो इंटरेस्ट रेट ग्लोबल मार्केट में होता है वो कहीं ना कहीं ज्यादा रेट लेने लगते हैं। मानिए अगर पहले वो कह रहे हैं कि 100 रुपए देने पे आप जब रिटर्न करेंगे तो इस पे इंटरेस्ट रेट मैं 2 रुपए लूंगा, 100 रुपए दूंगा, जब लूंगा तो 102 रुपए लूंगा, यही होता है ना। लेकिन आपकी करेंसी की वैल्यू कंटिन्यूअसली कम हो रही है तो वो क्या बढ़ा के कर देगा कि 4% कर देगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि रिस्क ज्यादा है। अगर कोई रिस्क में पैसा लगाता है तो उसको बेनिफिट ज्यादा चाहिए। नॉर्मल सी चीज है, पैसा डूबने का चांस है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। लेकिन फायदा ये हो रहा है करेंसी की वैल्यू कम होने से कि जो प्रोडक्ट आपका है वो सस्ता हो जा रहा है ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि कोई भी ग्लोबल करेंसी लेके आएगा। जैसे एक एग्जांपल दिया कि डॉलर का, कि डॉलर पहले मानिए 50 रुपए का 1 डॉलर मिलता था, इंडियन रुपीज कमजोर हो गई और अब 100 रुपए देने पे 1 डॉलर मिलता है। तो पहले मानिए स्टेबल का रेट 500 था, तो अगर कोई यूएस से आ रहा है 1,000 डॉलर लेके तो उसको 50,000 रुपए मिलेगा। तो अगर 500 का एक टेबल है तो उसको 100 टेबल मिल रहा है। अब करेंसी की वैल्यू कम हो गई, जब कम हो गई तो उस वो सेम 1,000 डॉलर लेके आएगा, अब उसको कितना मिलेगा, 1 लाख रुपए मिलेगा। और जो टेबल वो खरीद के ले जाएगा 200 लेके जाएगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया से खरीदेगा ना, क्योंकि उसको यहाँ से बेनिफिट होने लगा। तो करेंसी की वैल्यू कम होने से कभी कभी ट्रेड इंक्रीज हो जाता है, और कभी कभी देखिएगा कि जानबूझ के कई कंट्रियां अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या करती हैं, करेंसी को डिप्रिसिएट करते हैं। चाइना इसका एग्जांपल है। लेकिन एक घाटा भी है। घाटा ये है कि अब आप बाहर जाके कुछ खरीदना है, एक तो हो गया कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया क्या है, इंपोर्ट डिपेंडेंट है। क्रूड ऑयल मैक्सिमम बाहर से आता है, हम बेचते कम है, खरीदते ज्यादा है। तो इंडिया को अब मानिए जाना है क्रूड ऑयल खरीदने, तो अब इंडिया डॉलर में खरीदेगा ना। तो इंडिया को मानिए पहले इंडिया लेके जाता था 10,000 रुपए, इंडिया का मानिए कोई तेल खरीदने गया 10,000 रुपए लेके, उसको डॉलर पहले कितना मिलता था, जब 50 रुपए दे के 1 डॉलर खरीदता था तो उसको कितना मिलेगा, 200 डॉलर मिल जाता था। अब इंडिया लेके जा रहा है 10,000 रुपए सेम आदमी, और करेंसी की वैल्यू 100 रुपए हो गई डॉलर की वैल्यू, तो अब कितना मिलेगा उसको। अब पेट्रोल कितना मिलेगा, मानिए पेट्रोल पहले उसको 200 लीटर मिलता था, अब उसको कितना मिलेगा, 100 ही लीटर मिलेगा। सेम पेट्रोल खरीदने के लिए अब इंडिया को ज्यादा देना पड़ेगा ना पैसे, तो घाटा भी है। तो फायदा करेंसी के कम होने का तभी होगा जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, इंपोर्ट कम कर रहे हो। और वो चाइना करता है, चाइना जानबूझ के डिप्रिसिएट करता है क्योंकि वो एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। आप जाइए अपने मार्केट में, चाइनीज गुड्स फ्लड है, हम लोग परेशान है, कितना भी देशभक्ति दिखा लें, यूज कई चीजों का चाइना का ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका एक्सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग है। इंडिया का जब करेंसी कम होगा तो घाटा होगा। क्यों घाटा होगा, क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज्यादा क्यों है, क्योंकि क्रूड ऑयल 80% क्रूड ऑयल जो है हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे वहां है ही नहीं। मैक्सिमम जो टेक्नोलॉजी है हम इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट हम बस रॉ मटेरियल का करते हैं, रॉ मटेरियल जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, ऐसे चीजों का, उसकी वैल्यू कम होती है। आप देखते हैं कि कभी भी जितनी भी रॉ प्रोडक्ट होती हैं उनका वैल्यू कम होता है। अब वही रॉ प्रोडक्ट का वही सेम जो मक्का है उसको वो खरीद के ले जाएंगे एंड उसको क्या बना के वो बेचेंगे, कॉर्नफ्लेक्स बना के बेचेंगे 10 गुना रेट में। तो प्रोसेस चीजें हमेशा महंगी होती हैं, और प्रोसेस करने के लिए हमेशा क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। तो रॉ मटेरियल खरीद के ले जाएंगे। अंग्रेज भी ऐसा करते थे, अंग्रेज भी यहाँ से लेके जाते थे कॉटन, कपास, और वहां से कपड़े ला के बेचते थे 10 गुना रेट में। कपास खरीद के ले जाएंगे, मुश्किल से 10 रुपए 20 रुपए क्विंटल, उस समय तो बहुत सस्ता था ना रुपीज की वैल्यू, और लेके आते थे, एक ही शर्ट वो बेच देंगे उतने महंगे में। तो ये डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए डेवलप्ड वर्ल्ड हमेशा फायदे में रहता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट कम बेच के पैसे ज्यादा लेते हैं। अब सोचिए बिल गेट्स है, एक सॉफ्टवेयर बेच के वो कितना 10,000 कमा लेगा। आप पूरा 10 बोरिया चावल भेजिए तब आपको 10,000 मिलेगा। क्लियर हो रहा है कि कितना डिफरेंस है टेक्नोलॉजी का, छोटा सा चीज बेच के भी वो, और कभी कभी दिखता भी नहीं, सॉफ्टवेयर तो ऐसे ही बेच देते हैं जो सर्विसेज होता है ना। तो दिस इज द डिफरेंस। समझ में आ रहा है, यूपीएससी में इस तरीके घुमा घुमा क्वेश्चन पूछता है, वो बना देगा एक केस कि किसी कंट्री का करेंसी की वैल्यू कम हो गया, आप गए सामान खरीदने इतना रुपए लेके, तो आपके इनकम पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इस तरीके से। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ये चीजें,
तो आप इजीली वो सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड वाला न्यूज ये है कि इंडिया की करेंसी की वैल्यू अभी लोवेस्ट चल रही है, रिकॉर्ड लो जो 2 साल का है वो रिकॉर्ड लो गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री ने जेड मोर टनल खोला है जम्मू एंड कश्मीर में, जो लद्दाख से हमें कनेक्टिविटी देगा। तो अभी हमने देखा कि जोजिला एक टनल खोला है, अभी ओपन ही होने वाला है। एंड जेड मोर, जमोर इसका नाम है, जमोर टनल। तो याद रखिएगा कि ये जम्मू एंड कश्मीर में है। इस पे ऑप्शन ऐसे दे देगा कि अभी जो जमोर टनल ओपन किया है, 4 ऑप्शन दे देगा कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। अभी इस एरिया में ये गांडरबल डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हमेशा आतंकवादी हमले होते हैं। लास्ट ईयर भी आतंकवादी हमला हुआ था, 7 जवानों की डेथ हुई थी इसी टनल को बनाने में। जो लोग टनल बना रहे थे उन्हीं पे हमला हुआ था, तो इसलिए भी ये लास्ट ईयर न्यूज में था। सेंट गार्सी एक छोटा सा आइलैंड है, उस पे अंग्रेजों का अभी भी रूल है, ठीक है। अंग्रेजों ने हमें वापस नहीं किया था, इससे बड़ा डिस्प्यूट चलता है, ठीक है। ये है इंडियन ओशियन में ही। देखिएगा ये फ्रांस का आपको लगेगा कि कई जगहों पे इनकी छोटे छोटे अभी भी आइलैंड को कब्जे में करके रखे हैं। क्योंकि इसको इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे कोई आबादी जब थी नहीं, एकदम रॉ था, वहां पे कोई नहीं था, तो इन्होंने रिटर्न नहीं किया। कुछ चीजें जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो उसको वापस करना पड़ा, जैसे कि अंडमान निकोबार, वहां पे पहले से ही अटैक हो रहा था, वर्ल्ड वार फर्स्ट में अटैक हुआ था, वर्ल्ड वार सेकंड में अटैक हुआ था, तो इसीलिए वो पॉलिटिकल मुद्दा था। लेकिन जो डिएगो गार्सिया, यहाँ पे कोई नहीं रहता था, बस इन्होंने नवल बेस बना के रखा था। कोई पॉपुलेशन है ही नहीं तो आप क्लेम कैसे करेंगे। तो इसीलिए अभी भी यूके के पास है। कभी कभी मछुआरे हमारे क्रॉस कर जाते हैं तो इनको ये क्या करते हैं, अरेस्ट करके बंदी बना लेते हैं। तो ये हमेशा डिस्प्यूट में रहता है। बीच में सेम इसको इन्होंने यूएस को भी 99 साल के लिए लीज पे दिया था, तो वापस ले लिया है इस बेस को, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज में रहता है। तो इसलिए देखिएगा कि जो डिएगो गार्सिया है वो किसका सोवर्निटी उस पे किसकी है, यूके की, यूनाइटेड किंगडम की। और है ये कहाँ पे, कन्याकुमारी के पास है, कन्याकुमारी जस्ट इंडियन ओशियन में। तो ये चीजें याद रखिएगा, ये न्यूज में रहता है क्योंकि यूएस भी इसके लिए बहुत अपना हाथ पांव मारता रहता है, क्योंकि इंडियन ओशियन में कहीं पे भी अटैक होगा तो आप उससे चाइना, इंडिया, कई देशों पे अटैक कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज है डिस्प्लेजिंग नेम ऑफ 11 विलेज चेंज बाय द एमपी सीएम शाजापुर। तो नेम क्यों चेंज करना है, नेम चेंज करने के पीछे क्या आजकल है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, नेम चेंज कर दीजिए। मुगल के एरा में अब क्लेम है कि मुगल लोग मुस्लिम नेम है तो उसको हटा के आपको अब हिंदू नेम करना है। तो इसको लेके बहुत इजी चीज है। देखिए आपको लोगों का ध्यान इस पे ना जाए कि गरीबी है, भूखमरी है या अनएम्प्लॉयमेंट है, तो नाम बदल दीजिए शहर का। तो लड़ाई किस पे होने लगेगा कि नाम सही है कि गलत है, पूरा मुद्दा ही चेंज हो जाएगा। तो आजकल नेम चेंज है तो मैक्सिमम इसीलिए चेंज किया है। यहाँ पे आपको ये जानने के लिए जो जरूरी है कि जो विलेज का नाम होता है या किसी सिटी का नाम होता है, उसका चेंज करने का पावर किसके पास होता है, यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। देखिए कोई बाप है, बेटा है, पोता है, बेटा खुद का तो नाम चेंज करेगा नहीं, पिताजी ही करेंगे। तो यूनियन के ही पास होगा, खुद का नाम थोड़ी कोई चेंज कर देगा, उसके पिताजी करेंगे। जाते हैं घर पे नाम कुछ टुन्ना मुन्ना बुलाते हैं, कॉलेज में कुछ और बुलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप का नेम चेंज जो होगा, सिंपल सी बात है, आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 के थ्रू जो स्टेट का नाम चेंज होता है वो हमेशा यूनियन के पास होता है। और जो स्टेट से नीचे का जितना भी लेवल होगा, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, विलेज, ये सब पावर स्टेट के पास होगा, ठीक है। तो ये कॉमन थोड़ा सा लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज इज द रसा शिप रिएक्टर वेसल्स टू कुंडाकुलम 6 यूनिट। तो कुंडाकुलम एक जगह का नाम है, दिस इज इन द तमिलनाडु। और यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे हैं, एनर्जी क्रिएट करेंगे, ठीक है। और कुंडाकुलम यहाँ पे जो हम सहायता ले रहे हैं, मैक्सिमम जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है फॉरेन कंट्रीज के हेल्प से बना रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में हम जैतापुर में एक पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, वो फ्रांस के हेल्प से है।
ये कुंडाकुलम है, ये हमारा रसा के हेल्प से बन रहा है। तो ये सब चीजें जो न्यूज में रहती है, ये एक बार ध्यान रखिएगा कि डिफरेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किसके किसके, एक तो ये याद रखना है कि किस किस जगह पे है। 6-7 स्टेट्स में है, जैसे कि एक कैगा है, कैगा इन द कर्नाटका, ठीक है। और खाखरा पार है इनटू द, खाखरा पार नाम ही सुन के आप लोग बता देंगे खाखरा पार कहाँ हो सकता है। नाम सुन के खाखरा पार, एक खाखरा मिठाई उठाई कुछ होता है खाने वाला, गुजरात खाखरा पार, एक खा, ये सब होता है ना उन लोगों का नाम, ये किसी पिक्चर में भी बोल रही होती है करीना कपूर की, अजीब अजीब नाम है, 3 इडियट्स में या जहाँ पे भी। हाँ, तो क्या नाम है उसका, कुछ बोलते हैं ना उनकी मिठाई का, अपने वहां पे भी मिल जाता है। हाँ, ये सब चीजें। तो खाखरा पान नाम से ये आप बता सकते हैं, कैगा कर्नाटका, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे तो ये सब नाम पढ़ेंगे। अभी है कुंडाकुलम न्यूज में, तो कुंडाकुलम किसके हेल्प से बन रहा है, रसा के हेल्प से बन रहा है, और ये तमिलनाडु में है, तिरुनेलवेली जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये बन रहा है। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। पुरी शंकराचार्य डिमांड्स नेशनल स्टेटस फॉर द गंगा सागर। पुरी के जो शंकराचार्य हैं, तो यहाँ पे ये लोग विरोध कर रहे हैं आजकल, जब से ये सब राम मंदिर का मुद्दा आया तो इनविटेशन आया था, वो लोग गए नहीं थे। तभी नहीं लोग कहने लगे कि अरे मंदिर अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, आपने उद्घाटन करा लिया, ये ऐसा नहीं होता है। तो ये सब चीजें मुद्दा है। तो अब ममता बनर्जी ने डिमांड किया कि गंगा सागर को नेशनल स्टेटस का डिमांड दिया जाए, तो शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि हाँ हाँ देना चाहिए, ठीक है। दिस इज द डिमांड। आपको ये जानना है कि गंगा सागर जो है वो वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में नहीं है। पूरी समझ के आप ये मत समझिएगा कि ये उड़ीसा में। गंगा सागर जो है वेस्ट बंगाल में है, और उसका जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है सागर, जहाँ पे वो जाके बे ऑफ बंगाल से मिलता है, ठीक है। तो इसी का डिमांड चल रहा है। पिलग्रिम्स thronged सबरीमाला टेम्पल टू विटनेस द मकर विलक्कू, मकर विलक्कू, ठीक है। मकर विलक्कू एक फेस्टिवल है, जब मकर संक्रांति होता है उसी दिन मनाया जाता है। और जो सबरीमाला टेम्पल है उसके मेन देवता कौन है, ठीक है, न्यूज में दिया हुआ है, अयप्पा, अयप्पा ही है, ठीक है। वहां पे अभी बहुत न्यूज में था, किस लिए न्यूज में था, विमेन्स जिनका एज 15 टू 60 था नहीं जाने देते थे, क्योंकि माना जाता था कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है 15 टू 60 और इम्प्योर हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ये तो इनइक्वालिटी है, अब इम्प्योरिटी और प्योरिटी से मेंस्ट्रुएशन से क्या लेना है। तो इसीलिए ये बहुत न्यूज में था, सबरीमाला बहुत ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि बड़ा लड़ाई हो गई थी। जो धार्मिक लोग थे वो कह रहे थे हमारा धर्म में आप दखल अंदाजी नहीं कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये धर्म में दखल अंदाजी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए। तो मेन जो अगर 15 साल का जा सकता है तो फीमेल भी जा सकती है। आप इस चीज पे नहीं रोक लगा सकते हैं कि 15 साल से जो ज्यादा की वुमेन है वो इम्प्योर हो जाएंगी, क्योंकि उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है। दिस वाज द मेन थिंग, ठीक है। तो अयप्पा का अयप्पा ही है जो देवता है, मेन देवता है अयप्पा है। ये टेम्पल बहुत न्यूज में है, तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। ट्रम्प कार्ड ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड आउटकम फॉर द इंडिया। तो यहाँ पे है कि ट्रम्प अभी पावर में आने वाले हैं, और ट्रम्प ने अमेरिका फर्स्ट बहुत बहुत शायद नारा दे के रखा था। अब सोचिए अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका ऑलरेडी फर्स्ट है, उन्होंने इलेक्शन लड़ा कि मैं अमेरिका को फर्स्ट पे लाऊंगा, और फिर भी लोगों ने वोट दिया, यूएस के लोगों ने। आप सोचिए इंडिया होता, पाकिस्तान होता, अफगानिस्तान होता, तो समझ में आती। यूएस अभी कोई भी उसका कंपटीशन देने वाला नहीं है, 10 साल तक कभी चाइना भी नहीं सोच पाएगा। लेकिन फिर भी इलेक्शन किस नाम पे लड़ा, कि अमेरिका फर्स्ट, ठीक है। तो ये पॉलिटिशियन किस तरीके से लोगों को फूल बना सकते हैं, और हम फूल बनते भी हैं, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब ये इसमें ये डिस्कशन है कि इंडिया को क्या फायदा है। तो ट्रम्प का बहुत मूड स्विंग होता है, वो किसी से यारी किसी से दोस्ती, अभी मोदी जी को गले लगा लेंगे, अभी मोदी जी को इनवाइट भी नहीं किया है अपने सेरेमनी पे। तो हो सकता है कि कुछ मोदी जी से कुछ बना नहीं हो, लेकिन हो सकता है ये भी हो सकता है कि मोदी जी को स्पेशल अलग से बुलाएंगे। तो दिस इज द डिफरेंट थिंग, इंडिया को क्या क्या हो सकता है। जैसे इंडिया को फायदा भी है, 1999 2003 के दशक में जॉर्ज बुश बने थे, जॉर्ज बुश वहां के प्रेसिडेंट बने थे, और उनके खिलाफ एल गोरो लड़ रहे थे। एल गोरो बहुत ही सिंसियर, बहुत ही मतलब अच्छे लीडर माने जाते थे, और बुश माने जाते थे कि थोड़ा से मतलब बहुत रफ सेड टाइप के है, मतलब उनका जो लैंग्वेज है, सोचने का तरीका है। लेकिन जब से बुश जीत के आए तो इंडिया के प्रति बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था, ठीक है। क्योंकि एल गोरो था, एल गोरो को काफी वो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उनको इन्वायरमेंट के प्रति काफी वो था।
तो वो न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर डील उल टाइप का नहीं करने के पक्ष में थे, लेकिन बुश का था, बुश ने आते ही किया, क्योंकि उसी समय अटैक हुआ यूएस पे, अलकायदा ने अटैक किया था। वो आपने वर्ल्ड ट्रेड पे अटैक को पता होगा ना, वर्ल्ड ट्रेड पे जो अटैक हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूएस का, उस पे अलकायदा ओसामा बिन लादेन ने अटैक किया था, ठीक है। उसके बाद यूएस काफी ज्यादा अटैक किया था अफगानिस्तान पे, अफगानिस्तान वॉर तभी स्टार्ट हुआ था। ये सब चीजें आप लोग बीच बीच में देखते होंगे, न्यूज में आती होंगी, ठीक है। तो उस समय बुश को लगा कि इंडिया भी तो बड़ा परेशान है, पाकिस्तान इस पे हमला करता रहता है, तो सिंपैथी आ गया। फिर बुश का ये भी था कि बुश का एक उनका सेक्रेटरी था, उसने एक बुक लिखा था, उसमें लिखा था कि 2000 के दशक में इंडिया में इतना ज्यादा ये था, मतलब मिलिटेंसी थी, आंतरिक रूप से डिफरेंट लड़ाइयां थी छोटी छोटी, लेकिन उसके बाद भी एक इंडिया का मुस्लिम अलकायदा में नहीं था। तो बुश को बहुत अच्छा लगा। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, लेकिन वो कश्मीर से ही रिलेटेड थे, अलकायदा से एसोसिएटेड नहीं थे। तो जैसे बुश को लगा कि इतना बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है कि इंडिया मुस्लिम पॉपुलेशन में तीसरे नंबर पे आता है, पहले पे इंडोनेशिया है, दूसरे पे पाकिस्तान है, तीसरे पे इंडिया है। अभी मैच कर देखिएगा एक बार, शायद इंडिया दूसरे पे भी कभी कभी आ जाता है, दूसरे तीसरे पे हमेशा इंडिया का रहता है पॉपुलेशन। तो ये रहता है कि इतना ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन और फिर भी नहीं है अलकायदा में, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोस्ट जो वर्ल्ड के मुस्लिम एसोसिएटेड थे अलकायदा से। तो ये था बुश का एक सॉफ्ट कॉर्नर। ऐसे ट्रम्प है, ट्रम्प को भी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया के प्रति रहता है, क्योंकि चाइना को अगर आपको काउंटर करना है तो कहीं ना कहीं इंडिया का सपोर्ट करना पड़ेगा। और ये जितने भी इस टाइप के लीडर होते हैं, वो एकदम होते हैं कि कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिज्म पे ले जाके अपना पॉलिटिक्स करते हैं, कि लोगों को भड़काना, युद्ध की बात करना, लड़ाई की बात करना। ये लोग पीस की बात नहीं करते हैं। जैसे अल गैदो था, अल गैदो हमेशा पीस की बात करता था। जब 2003 में बुश के खिलाफ लड़ रहे थे, ये चीजें समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं यूएस में प्रेसिडेंट जब चेंज होते हैं, किस तरीके का प्रेसिडेंट आता है और इंडिया के प्रति क्या उसका एटीट्यूड रहता है, उस पर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दो का कंपेयर कर रहा हूँ। जैसे कि बुश के टाइम पे इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा हुआ था, 2006-7 आते आते हमने यूएस के साथ न्यूक्लियर सिविल डील भी किया था। यूएस के साथ हमारे रिलेशन इसलिए अच्छे नहीं रहे हैं कि हिस्टोरिकली इंडिया हमेशा यूएसएसआर की तरफ झुकाव रहा है। इंडिया का जो रहा है हमेशा सोशलिज्म की तरफ झुकाव रहा है, तो हम रसा सपोर्टर रहे हैं, और यूएस और रसा हमेशा से लड़ते रहे हैं। तो जो अगर दोस्त का दोस्त दोस्त है, फिर इनका दुश्मन वो है और वो उनकी दोस्त है, तो इनसे दुश्मनी हो ही जाएगी। तो ऐसे है कि इंडिया और रसा दोस्ती थी, और यूएस और रसा आपस में लड़ रहे थे, तो हमेशा यूएस का दुश्मनी रसा के साथ था, और इंडिया की दुश्मनी पाकिस्तान के साथ था, तो पाकिस्तान यूएस का दोस्त था। ये हमारा हिस्ट्री चला है, क्लियर हो रहा है। तो यूएस के साथ दोस्ती करना इंडिया के साथ नॉर्मली बहुत कठिन काम रहा है, लेकिन जॉर्ज बुश के टाइम से हमने ये चीजें चेंज होते हुए देखी, क्योंकि जॉर्ज बुश के टाइम पे ही अटैक हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब अटैक हुआ, तो पहले इंडिया कहता था कि देखिए हमारे वहां टेररिज्म है, पाकिस्तान अटैक कर रहा है, तो यूएस कहता था कि ये तो आपका आपसी मुद्दा है, आपका जमीनी मुद्दा है, इसलिए आप लोग परेशान है। तो इंडिया कहता था नहीं, जमीनी मुद्दा नहीं है, आतंकवाद ऐसे भी अटैक होते हैं जो लोगों को देश को परेशान करने के लिए या देश को घाटा करने के लिए होता है। तो यूएस को नहीं समझ में आता था, उसको लगता था कि कश्मीर के लोग ही विरोध कर रहे हैं, कश्मीर के ही लोग यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। पहले यूएस को लगता था इंडिया झूठ मूठ में पाकिस्तान को कह रहा है, पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, सिंपैथी था पाकिस्तान के लिए। लेकिन जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हो गया, तब लगा अच्छा दूर से भी अटैक होता है, दूसरा देश भी बम फोड़ता है। पहले उसे नहीं लगता था, पहले लगता था कि इंटरनल मैटर है कश्मीर का मुद्दा। पहले यूएस को लगता था कि कश्मीरी ही जो भी जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां हैं वो कश्मीर के लोग कर रहे हैं, और इंडिया ने कश्मीर को जबरदस्ती कैप्चर करके रखा है। लेकिन जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ, तो लगा कि दूर से भी लोग, दूसरा देश अटैक करता है और आइडियोलॉजी के नाम पे अटैक करता है। आर यू गेटिंग ना कि क्या था। तब से यूएस थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर स्टार्ट हुआ, और तब से पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा उनका डिस्टेंसिंग, जो हार्ड कॉर्नर है, वो स्टार्ट हुआ। क्लियर हो रहा है। ओवरऑल ट्रम्प के आने से इंडिया को फायदा है, क्योंकि ट्रम्प थोड़ा सा उस तरीके के हैं कि युद्ध युद्ध की बात करेंगे, अमेरिका फर्स्ट की बात करेंगे, अमेरिका को सुपर पावर फिर से बनाएंगे, जो सुपर पावर है उसको दोबारा वो सुपर पावर बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का रहता है। तो यही इस आर्टिकल में डिस्कशन है कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द इंडिया यूएस रिलेशन, जब ट्रम्प का नेक्स्ट आने वाला है। लेकिन कोई खास भी फायदा नहीं होने वाला, ये भी है क्योंकि इंडिया यूएस में भी उनकी लॉबी चलती रहती है, वहां के जो बिजनेसमैन है वो प्रेशर बनाए रहते हैं कि इस मुद्दे पे आप नहीं दीजिए ज्यादा टैक्स रिलैक्सेशन। तो कुछ ही जैसे सिंबॉलिक हो सकता है,
सब्सटेंशियल बहुत कम हो सकता है। जहां रियल में यूएस का घाटा लगेगा बिजनेस का, तो कोई भी प्रेसिडेंट है यूएस का इंटरेस्ट जहां पे भी कॉम्प्रोमाइज होता है उसको लेके वो आगे नहीं बढ़ता है। जैसे कुछ देश होते हैं इमोशनल होते हैं, जैसे कुछ इंसान इमोशनल होते हैं, वैसे देशों का भी नेचर होता है। तो इंडिया जो देश है वो इमोशनल है, रसा जो देश है वो इमोशनल है, इमोशन के लिए घाटा भी सह सकता है। होता है ना, कोई लोग घाटा भी लग रहा है पर किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं सिर्फ फायदा देख के ही उनकी यारी दोस्ती होती है। यूएस इस तरीके का नेशन है जो केवल अपना नेशनल इंटरेस्ट देख के ही यारी करता है। आज वो इंडिया से दोस्ती इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना को काउंटर करना है। कल उसको चाइना से फायदा होने लगेगा, वो चाइना के सपोर्ट में आ जाएगा। और चाइना का सपोर्टर रहा है। जब यूएस से लड़ाई चल रही, यूएसएसआर से लड़ाई चल रही थी, तो चाइना के साथ इन्होंने 1972 में डील भी किया था। किसिंगर डील कहा जाता है उस समय का। किसिंगर वहां के वो सेक्रेटरी थे, वो चुपके से जाके गए थे मिलने जो चाइनीज प्रेसिडेंट थे, क्योंकि रसा को काउंटर करना था। तो सोचिए, चाइना बहुत अच्छा फ्रेंड था जब रसा को इनको काउंटर करना था। आज इनके खिलाफ चाइना कौन लड़ रहा है? डायरेक्ट लड़ रहे हैं चाइना और यूएस। तो इस समय किसका सहायता ले रहा है? इंडिया का, क्योंकि काउंटर करना है। तो इस तरीके से ये है कि यूएस के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है बहुत सोच समझ के करना चाहिए। यहाँ पे यही सजेशन दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है ट्रांसफॉर्मिंग मेंटालिटीज रीडिफाइनिंग मैस्कुलिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि जो हमारी मेंटालिटी है, मेन इसमें ये डिस्कशन हुआ है कि जो ओवरऑल कंट्री सोसाइटी में मेन एंड फीमेल के बीच में जो रिलेशनशिप है, जिस तरीके से हम क्राइम अगेंस्ट वीमेन देख रहे हैं, वो हमारा मेंटालिटी का देन है। जो हम मेल है, मेल हमेशा किस चीज से देखता है कि हम डोमिनेंट हैं, महिलाएं हमेशा सबमिसिव हैं, इस तरीके से। और जहां पे भी महिलाएं विमेन्स अपने राइट की बात करती हैं या इक्वालिटी की बात करती हैं, हम चाहते हैं कि उनको अब उनका जगह दिखा देना। यही होता है जब भी वाइफ अपने हस्बैंड से इक्वालिटी की बात करती है, तो वहां पे क्या उसको लगता है कि हस्बैंड को क्या लगता है कि हमारी बेइज्जती हो रही है। जैसे देखिए, जो हस्बैंड है वो 10 बार पानी मांगेगा, वो देना पड़ेगा, ये लगेगा नॉर्मल है। एक दिन वाइफ पानी मांग देगी, पानी थोड़ा दे दीजिए, तो वो अजीब लगेगा, क्योंकि हमें सिखाया गया, हमारा मेंटेलिटी है ना, है ये नॉर्मल चीज है। जैसे अरे दो भाई हैं, एक भाई दूसरे भाई से पानी मांग रहा है तो अजीब नहीं लगेगा। ठीक है, बहन जब पानी मांग ले भाई से तो अजीब लगेगा कि अरे ये मांग रही है, इसका काम है ना पानी दे। तो हमारा मेंटेलिटी है। एक दिन अगर किसी पुरुष से कह दिया जाए रोटी बनाना, तो उसको लगे रोटी मैं बनाऊं, मतलब आर यू गेटिंग ना। तो इस तरीके का चीज है। तो ओवरऑल जो क्राइम है समाज में मेल और फीमेल के बीच में, दैट इज ड्यू टू द मेंटालिटी। तो ये अगर आप पनिशमेंट या क्राइम का जो नेचर है वो बदल के सुधारना चाहेंगे तो नहीं सुधरे। आप हाथ काट दीजिए, पांव काट दीजिए, सऊदी अरेबिया में काट देते हैं, लेकिन वहां पे क्या है, बहुत अच्छा नहीं सिस्टम है, वहां पे हालत खराब है। ऐसा नहीं है कि चीजें बहुत अच्छी हो गई हैं। आप इराक में जाके देखिए, पत्थर मार मार के मार डालते हैं, थोड़ा भी कोई केस है, लेकिन फिर भी क्राइम वहां पे बहुत ज्यादा है। नॉर्वे में कुछ नहीं है, नॉर्वे में सजा डेथ का सजा है ही नहीं है। नॉर्वे में सजा बहुत माइन्यूट है, वो भी जब आप उसके जेल में जाइएगा तो जो हम लोगों के शहरों में जाके रहते हैं ना, मानिए सोसाइटीज में जिस तरीके का रूम बना होता है, उनका जेल का रूम ऐसा होता है, फैसिलिटी होती है प्रॉपर तरीके से, सब कुछ खाने होने का पूरा वो फॉर पूरा वो होता है ना, सब कुछ लेके प्रॉपर तरीके से जेल में खाते हैं। वहां पे क्यों चीजें अच्छी हैं इतना होने के बाद भी? वहां की मैक्सिमम जो सजा होता है 8 साल से 10 साल होता है, एकदम हीनियस से हीनियस क्राइम में। ठीक है, इसलिए है क्योंकि वहां, और फिर भी क्राइम नहीं है क्योंकि वहां पे एजुकेशन सिस्टम है। बचपन से ही बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि जेंडर इक्वालिटी की बात बताई जाती है, राइट्स की बात बताई जाती है, किस तरीके से एक अच्छा समाज बनता है, कैसे रूल फॉलो करे, ये बचपन से सिखाया जाता है। तो वहां पे अलग से कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमारे वहां बचपन से ही लड़का छोटा है, वो पता है क्या एग्जाम्पल देता है कि हमारे भैया है मंटू भैया, उनके पास बंदूक है, हम छुए थे, हमने चलाया है। आप देख रहे हैं लोग अप्रिसिएट करते हैं, क्योंकि बाहुबलियों का हमारे पिताजी लोग बड़ाई करते हैं कि शिव प्रकाश शुक्ला थे, हमने उनको गोली चलाते देखा है, हमारे बगल के मोहल्ले के एक को मारा था। तो उनको लगता है ये अच्छी चीज है, बच्चा सुन रहा होता है कि लग रहा है डॉन उन लोग कुछ बहुत इज्जतदार लोग रहते हैं, ऐसा होता है ना, आज गेटिंग ना। तो जो हमारी मेंटेलिटी है, जो हमारा बातचीत है, इसी को तो ही कहा जाता है सोशलाइजेशन। जिस तरीके से सोशलाइजेशन होता है, मेंटालिटी बनती है, उसी चीज को प्रमोट करते हैं। हमारे वहां देखिएगा कि चीजें पहले से ही मतलब इस तरीके से सिखाई जाती है कि बचपन से ही सिखाई जाती है कि अरे तुम मतलब शहीद हो, तुम रोगे, तुम मतलब लड़की थोड़ी हो, इस तरीके से कि मतलब पुरुष नहीं रो सकता है, महिलाएं ही रो सकती हैं, पहले से ही।
मतलब लड़का हो के तुम पिट के आ गए तो मतलब जाओ मार के आओ, ऐसा होता है। जैसे हो गया, जैसे ये समाज होना चाहिए ना कि आए कोई लड़ाई करके तो होता है कि क्यों लड़ाई की है, अच्छा तुमने गलती किया तो तुम और मार खाओ घर पे। लेकिन लोग लड़ने चले जाते हैं अपने मतलब फैमिली मेंबर के तरफ से, भले वो सामने वाला सही हो, आपका ही लड़का गलत हो। तो ऐसी फैमिली में क्या होती है, ऐसी फैमिली क्या ओवरऑल जो समाज बनता है वो समाज वायलेंट बनने लगता है। अभी जो हम चीजें जिस तरीके से कह रहे हैं, हम अच्छी चीजें सिखा ही नहीं रहे हैं, जैसे रिस्पेक्ट फॉर द फीमेल जो होता है, अब ट्रांसजेंडर, ये सब तो बहुत दूर की चीज हो जाती है। अभी तो आपस में जो घर में लोग रहते हैं, जो नॉर्मल रिलेशनशिप है, वहां पे ही हम चीजों को सही से नहीं सिखाते हैं। हम समाज को इतना वायलेंट बना के रखे हैं पहले से कि अभी हम घर में ही कास्ट उस्ट को भी करते हैं। कास्ट को प्रमोट कहाँ से होता है, घर ही में तो होता है कि अरे इनके घर के साथ तुम खेलना नहीं, पहले से ही रोक लगा दिया जाता है। तुम मतलब अपने कैटेगरी के लोगों के साथ बैठो, उनके साथ दोस्ती करो, आगे गेटिंग ना। तो हर समाज में देखिए, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वहां पे तो वहां पे भी इनइक्वालिटी है, लेकिन वहां पे क्लास लेवल पे है कि बहुत अमीर है बहुत गरीब है, दो ही वर्ग है। लेकिन इंडिया में बहुत लेवल पे इनइक्वालिटी है, ठीक है। एक तो कास्ट हो गया, अब धर्म के नाम पे भी इनइक्वालिटी है, ठीक है। जेंडर के नाम पे इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो रीजन के नाम पे इनइक्वालिटी है। आप जाइए कहीं जैसे दिल्ली में या कहीं पे, बस ये बोल दीजिए बिहार है के हैं, इसके नाम पे लोग आपको नीची नजर से देख लेते हैं, अच्छा बिहारी है, आगे करेंगे ना। मतलब तो यहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत लेवल पे है। तुरंत आपने कहा बिहार क्या है, ये नहीं पूछेगा कि आप क्या है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, बस इनके दिमाग है कि बिहारी है। बिहारी तो गाली बोली दे देते हैं, वो क्या अरे बिहारी है क्या, मतलब इस तरीके का दिल्ली में बोल देंगे। तो क्या है, मेंटालिटी है, हमने समाज ही ऐसा बना के रखा है कि इनइक्वालिटी हम प्रमोट कर रहे हैं। तो ये पूरा आर्टिकल यही बात कर रहा है कि हम इनइक्वालिटी का जो मेंटालिटी है, अगर इसको चेंज कर दें तभी समाज चेंज होगा। और जो मैस्कुलिनिटी है कि जो हम ताकत को हमेशा एक तरीके से प्रमोट करते हैं, जैसे बाहुबलियों को, उसके जगह पे हम एक तरीके से प्रमोट करें कि अच्छाई को। जैसे है ना कि ताकत, मैस्कुलिनिटी, अगर आप आज के जमाने में आप देखिए किसी से भी मिले तो आपस में जो हमारे पेरेंट्स है क्या बात करते हैं कि मेरा बेटा है एमएनसी में है, इतने लाख का पैकेज है, भले हो कितना भी बाय द कैरेक्टर खराब हो, पर्सनल लेवल पे उसकी वैल्यूज कितनी भी खराब हो, वो शराब पी के लड़ाई करता हो, कुछ भी करता हो, सिर्फ उसकी सैलरी कंपेयर होती है। लेकिन आपको कभी ये नहीं दिखेगा कि कोई पेरेंट्स ऐसा हो कि अरे मेरा लड़का कमाता तो सिर्फ 10 ही हजार है, लेकिन है बहुत अच्छा, मेरा पैर छूता है सुबह उठ के, कुछ भी होता है तो मेरा हेल्प करता है, अपनी मम्मी का हेल्प करता है, इस तरीके का नहीं। आप सुने होंगे, सुना है कभी इस तरीके का? हमेशा कंपैरिजन किसका होता है, सैलरीज का होता है। कहाँ पे है, दिल्ली में है, मुंबई में है, फॉरेन में है, एकदम कैटेगरी है। पहले छोटे शहर वाले बड़े शहर में जाना चाहिए, जैसे गांव में है तो गोरखपुर आना चाहेंगे, गोरखपुर आ गए तो अब कहाँ का सपना होगा, लखनऊ जाएंगे, लखनऊ के बाद सपना क्या होगा, दिल्ली जाएंगे। दिल्ली वालों से मिलिए तो दिल्ली से नहीं सेटिस्फाइड है। मैं दिल्ली के से कई ऐसे लोकल से बात करता था, उनकी बातों से लगता था कि मुंबई बहुत चीज है, मेरा दोस्त मुंबई में करता है, मुंबई में ये करता है, उन्हें मुंबई जाना है, ठीक है। अब मुंबई वालों से मिलिए तो वो कहेंगे नहीं न्यूयॉर्क जाना है, लंदन जाना है। मतलब एस्पिरेशन हमेशा एक हायरार्की है। तो समाज का ढांचा ही है ऐसा कि हम दिमाग में हम किसी से बात भी करना स्टार्ट करते हैं तो पहले ही हायरार्की की स्टार्ट हो जाती है कि अच्छा इस लेवल का है। पहले ही सुपीरियरिटी आ जाती है कि मैं तो यहाँ का हूँ, मैं तो ऐसे ही ऊपर हूँ। तो वो बात हो रही है कि मैस्कुलिनिटी, और दूसरी चीज हो रही है कि मेंटालिटी। समझ में आ रहा है? एससीओ से लिखना हो तो ये सब लॉजिक बहुत काम आता है, तो इसमें आप ये सब यूज कर सकते हैं। सोसाइटी का भी क्वेश्चन आएगा तो इस आप ट्रेंड पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज, इंडियन अब्रॉड। इंडियन अब्रॉड, इसमें ये डिस्कस किया गया है कि अभी जो चल रहा है भारतीय प्रवासी दिवस मना रहे हैं ना। भारतीय प्रवासी दिवस किस ओकेजन क्यों मनाते हैं हम, एक दिन बताया था। गुड। गांधी जी 9 जनवरी 1915 में वापस साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे। तो ये हो गया था कि गांधी जी पहले इंडियन थे, फिर लंदन पढ़ने गए, लंदन से पढ़ के वो लॉयर बने और लॉयर बन के चले गए साउथ अफ्रीका। तो वहां पे जाके उनका पूरा जॉब वॉब सेटल हो गया, तो वहीं के वो निवासी हो गए कुछ दिन के लिए। फिर वापस जब आए तो हमें लगा कि वापस हमारा इंडियन जो बाहर जाके आ रहा है तो उसको प्रवासी कहते हैं। तो वापस आए 9 जनवरी 1915 को। तो उसी दिन से हम, उसी डेट को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, ठीक है।
तो हमेशा हम नेशनल लेवल पे, इस बार का कहाँ पे मनाया जा रहा है भारतीय प्रवासी दिवस, पूछेगा पीसीएस में। हाँ हाँ, नोट्स में आता है, वही याद नहीं रहता है, नोट्स में तो बहुत कुछ रहता है। भुवनेश्वर, उड़ीसा, भुवनेश्वर में इस समय सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, प्रेसिडेंशियल रिप्राइव, राष्ट्रपति की राहत। ये है जो हमारे ट्रम्प साहब हैं, ट्रम्प को अभी कई केस में सजा सुना दी गई है। तो लेकिन रूल ये है, हम लोग इंडिया में भी ये रूल है कि जब प्रेसिडेंट पद पे कोई इलेक्ट हो जाता है तो उसके खिलाफ जितने भी केसेस होते हैं सब ड्रॉप कर दिया जाता है। तो ठीक है, तो रिप्राइव वही है कि प्रेसिडेंशियल रिप्राइव, अभी उनके खिलाफ बहुत से केसेस है, बहुत से केसेस में वर्डिक्ट भी है, कन्विक्शन भी हुआ है। तो दिस इज द लेवल। तो वहां पे यह है कि डिबेट ये चल रहा है कि ये जो रिप्राइव राहत दिया जाता है प्रेसिडेंट को या किसी भी बड़े लेवल के नेता को, इंडिया में भी था। इंडिया में भी देखिएगा कि कल्याण सिंह जब थे, कल्याण सिंह ही नाम था ना, जो गवर्नर बना दिया गया था, पहले यूपी के ये चीफ मिनिस्टर थे, उन्हीं के जमाने में बाबरी मस्जिद गिरी थी, तो बाद में उनको उन पे केस चल रहा था, तो वो अभी वो गवर्नर बना दिए गए थे। तो ये बहुत डिबेट चल रहा था इंडिया में कि गवर्नर जब आपको पोस्ट दे दिया जाता है या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बड़े पोस्ट पे, तो आपके खिलाफ जितने भी चार्जेज हैं वो ड्रॉप कर दिया जाता है, वो नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं डिबेट ये चल रहा है कि इसका मिसयूज भी हो सकता है ना भाई, कि आप क्राइम कर दे फिर आपको गवर्नर बन जाए तो आपका सारा का सारा आपका जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो चला गया। तो कहीं ना कहीं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेके यहाँ पे भी है कि इसका मतलब किस हद तक ये जायज है, इसलिए रखा गया है। जैसे कि जो ये हम छूट देते हैं कि ये जो बड़े बड़े पोस्ट है इनकी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, और इनमें 10 केस हो तो ये कैसे पीसफुल होके अपना जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे। लेकिन कई बार पहले ये एज्यूम किया जाता था कि जो भी बड़े पोस्ट पे जाएंगे वो अच्छे लोग जाएंगे, तो उनके खिलाफ जो केसेज होंगे वो फॉल्स होंगे, ऐसा एज्यूम किया जाता था। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है, अभी जो ट्रेंड है उसमें सच का केस है और सही में लोगों पे केसेस चल रही थी, और उन्होंने इस पोस्ट पे जाके मिसयूज किया कि इस पोस्ट पे जाने के बाद हमारी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है या जितने भी क्रिमिनल केसेज है वो ड्रॉप कर दी जाएंगी। तो ये चल रहा है कि इसका तो मिसयूज हो रहा है ना। जो हमने पहले सोचा था कि थोड़ा सा फ्रीडम दिया जाए, थोड़ा सा पीसफुल इन्वायरमेंट दिया जाए कि कोई भी केस ना कोई रजिस्टर करे, वरना एक गवर्नर है, लोग फाल्स फाल्स केसेस करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी पे डिबेट चल रहा है कि किस हद तक इसको मतलब कंटिन्यू रखना चाहिए या इस पे रिफॉर्म करना चाहिए या इसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग भी इस पे लॉजिक दे सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हो सकती है जिसपे हो कि सही में उन्हें इम्यूनिटी की जरूरत है, इम्यूनिटी मतलब कि उस जितने भी केसेज है वो ना की जाए, लेकिन कुछ ना कुछ उसका अल्टरनेटिव होना चाहिए कि जहाँ पे एकदम पुरानी केसेज हो और सही केसेज हो तो वहां पे रिजाइन दे, रिजाइन देके वो आपका जो कन्विक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करे, कुछ इस तरीके का। अभी कंटिन्यूअसली कई कमीशन बैठे हैं तो उनका रिपोर्ट आएगा तो और कुछ बाहर आएगा, देखते हैं, ठीक है। रजिस्टिंग ट्रांसपेरेंसी इरोडिंग पब्लिक ट्रस्ट, ये जो यहाँ पे जो आर्टिकल है दिस इज ऑन द इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स है उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले जो इलेक्शन होते थे उसके जितने भी वीडियो बनते थे वो एक्सेसिबल था पब्लिक के लिए, अभी इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी को लेकर रेजिस्टेंस करेंगे तो कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है पब्लिक वो इरोड होगा। पहले आप जितने भी काउंटिंग का होता था उसका अगर आप दे देते थे जितने भी वीडियो था तो लोगों को लगता था हाँ सही से हुआ है, लेकिन आप नहीं देंगे तो लोगों को लगेगा ना कुछ इंटरनली कुछ चेंज हुआ है, मैनिपुलेशन हुआ है। तो इस बात को लेके हमेशा यहाँ पे चलता है। दूसरी चीज ये है कि जो गवर्नमेंट इसके खिलाफ सपोर्टिंग लॉजिक दे रही है कि इसलिए हम वीडियो नहीं दे रहे, क्योंकि ऐसा होता है कि अभी का जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें होता है कि वार्ड वार्ड का खुलता है जो ईवीएम है, एक वार्ड का खुलेगा तो पता चलेगा इस वार्ड से इनको इतना वोट मिला है, इनको उतना वोट मिला है। मानिए एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें कई वार्ड होते हैं ना, गोरखपुर में छोटे छोटे वार्ड होते हैं, हर वार्ड का ईवीएम अलग अलग होता है। तो वहां से कई बार होता है कि मानिए मैं लड़ा, ये लड़े, वो लड़े, हम 3 लोग लड़े और उस वार्ड में 100 वोट था, 90 वोट मिल गया, मुझे मिल गया, 7 वोट इन्हें मिल गया, 3 वोट इन्हें मिल गया। उन्होंने सबसे ज्यादा पैसे खिलाए थे। तो क्या करेंगे अगर अगली बार वो पावर में आए तो उस वार्ड के लिए काम करेंगे, बदला लेंगे ना कि इस वार्ड से मुझे सिर्फ 3 वोट मिला, या मानिए मैं पाया भले इस वार्ड से और वो दूसरे वार्ड से ज्यादा पाके जीत गए और इनको पता चल गया कि इस वार्ड में मुझे सिर्फ वोट 3 मिला है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ के लोगों कोई काम करने देंगे, नहीं करेंगे। तो ये भी लॉजिक दिया जा रहा है कि इस वीडियोग्राफी से लोगों को मतलब लीडर्स को ये एक्सेसिबिलिटी हो जा रही है कि किसको कितना वोट मिला है किस एरिया से, और उसी अनुसार वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। आपको दिखेगा कि कई वार्ड में कई ऐसे जीत जाते हैं
और वो दूसरे वाले वार्ड में कुछ नहीं करते हैं, सारा फंड होता है वो जिस वार्ड से उनको मैक्सिमम मिला होता है उसमें लगाते हैं। तो इसी बात को लॉजिक यहाँ पे दिया जा रहा है। पीएम किसान, व्हाट इज दिस? ये वाला समझ में आ रहा है ना कि क्या है डिबेट, जो रूल्स चेंज किया है। नेक्स्ट पीएम किसान, ये एक गवर्नमेंट स्कीम है, अभी बहुत न्यूज में था। आप लोग सुन रहे हैं कि लोग जो किसान हैं उनको 6,000 रुपए मिलेंगे, 2,000 रुपए मिल रहे हैं। किसी ने आपसे कहा कि लाओ तुम्हारा भी नाम लिखवा दूं, तुम्हें भी 2,000 मिलेगा? नहीं ऑफर आया? अच्छा, आजकल ऐसे ऑफर आते हैं कि कि आपके नाम से थोड़ा भी जमीन है तो पीएम किसान के थ्रू आप रजिस्टर करवा लीजिए, तो 6,000 रुपए साल के मिलेंगे। तो लोग वैसे ही इसको बहुत ही एक तरीके से क्या कहते हैं कि अपॉर्चुनिस्टिक इसको वो मान रहे हैं। मोदी जी 2019 वाले इलेक्शन में इसी के दम पे तो अपना बढ़ा लिए थे। यही आया था पीएम किसान जस्ट 6 महीना पहले, 6,000 रुपए। अब सारी पार्टियां कह रही हैं कि हम तो 25,000 देंगे, कोई कोई तो बढ़ा बढ़ा के। अभी जो आयुष्मान भारत था उसमें तो शायद कांग्रेस कह रही है कि हम 25 लाख रुपए देंगे, कि करोड़ों में भी बात कर रहे हैं आजकल। करोड़ों, आप शायद करोड़ों की बात कर रहे थे कि हम 5 करोड़ का देंगे, कुछ ऐसे। तो ये है कि जितना ज्यादा कैसे भी हम वोट पाके पावर में आ जाए, दैट इज द मेन थिंग। पीएम किसान किसको देते हैं? व्हाट लेड टू अजरबैजान एयरलाइन जेट क्रैश? एक अजरबैजान में जेट क्रैश हुआ है, तो अजरबैजान ये आरोप लगा रहा है कि रशिया ने उस पर अटैक किया है। अब ये नहीं क्लियर है कि उसने जानबूझ के किया है कि कैसे हुआ है, तो इसका आरोप लग रहा है। ठीक है, तो अजरबैजान कहाँ पे है? थोड़ा सा और आगे है, वेस्ट एशिया, जस्ट रशिया वाला ये वाला साइड है ना, जो ये वेस्ट रशिया, हाँ उसका हिस्सा था। अजरबैजान एंड अर्मेनिया इस समय लड़ रहे हैं आपस में, आगे सामने है, कैस्पियन सी के बगल में, अरल सी उसके बीच में। एक बार आप लोग लोकेट कीजिएगा, अरल सी, कैस्पियन सी, अजरबैजान एंड अर्मेनिया। अर्मेनिया और अजरबैजान आपस में लड़ रहे हैं, तो रशिया जो है अर्मेनिया का सपोर्ट में, इसीलिए अजरबैजान थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहा है। ठीक है, तो इस बात को लेके डिबेट है। रैट होल माइनिंग क्या होता है? व्हाट इज द रैट होल माइनिंग? रैट होल माइनिंग, देखिए नॉर्मल माइनिंग होता है कि आप पहले प्रॉपर तरीके से एक हॉरिजॉन्टली आप इंटर करते हैं, आप पूरा ऊपर से खोद खोद। नॉर्मल जो माइनिंग आप देखते होंगे कोल का, कि कवरेज है, ये मानिए फॉरेस्ट एरिया है, पहले कट किया, फिर पूरी परत को हटा हटा के नीचे अंदर एंट्री होती रहती है, एक लेयर के बाद दूसरे लेयर में। इसका फिगर बना देता हूँ। ये पूरा एरिया है, उस पे पूरे एरिया में जो फॉरेस्ट एरिया है क्लियर किया, और पूरे एरिया में आप माइनिंग कर रहे हैं, मतलब ऐसे गोल गोल बना के खाई बनाते जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। ठीक है, होता है ना, ऐसे देखते होंगे सीढ़ी नुमा बनते जाता होगा और अंदर से माइनिंग होती रहती होगी। तो ये हो गया कि नॉर्मल माइनिंग होती है। ठीक है, रैट होल माइनिंग में ये होता है कि मानिए ये एरिया है और थोड़ा सा ये ऊंचा एरिया, पहाड़ी एरिया है, तो इसमें रैट के जैसे छोटा सा एक होल बनाते हैं, और उसी में जा जाके आप कोल को निकाल के लाते हैं उसके रास्ते से। ठीक है, जो पहले वाला मैंने बताया वो नॉर्मल बड़ी कंपनी है तब वो कर पाएगी, पूरा एरिया को आप खोदिए फिर निकालिए, बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है। लेकिन मुझे अकेले करना है, सिंपल, मैं अकेले जाके कोयला बेच के कमाना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, हल्का सा होल करूंगा और अंदर खोदते जाऊंगा और वहां से कोयला लेते आऊंगा। अब ऐसे केस में क्या होता है कि मैं अंदर हूँ, तो मैंने 100 मीटर अंदर होल बना लिया, और तभी उसी समय बारिश आ गया, कुछ ऐसा कंडीशन होगा, मैं अंदर ही हूँ, तो क्या होगा, फंस जाऊंगा ना। एक तो दिक्कत ये है। दूसरा दिक्कत ये है कि मानिए अंदर है, छोटा सा होल करके घुसते जा रहा हूँ, कब ऊपर से गिर गया, दब गया, ये भी है। तो जितने भी रैट होल माइनिंग होता है ये इलीगल होता है, कंपनी नहीं करती है बड़ी बड़ी, ये जितनी भी है ये इलीगल है। अभी असम में हो रहा था, उसमें 10 लोग फंसे थे, कई डेथ हो गया था, तो इसीलिए ये न्यूज में है। रैट होल माइनिंग मैक्सिमम जो ट्राइबल एरिया है, जहाँ पे गरीबी बहुत ज्यादा है, वहां लोग करते हैं। और वहां पे होता है कि एकदम नीचे घसी होता है ना, सो के आगे बढ़ते हैं, उसमें खड़ा होने का भी जगह नहीं होता है, इसलिए भी ज्यादा बड़ा होल नहीं करते कि गिरने का चांस ज्यादा होता है, जितना छोटा होल गिरने का चांस कम होता है। तो होल की जो साइज होती है ये लोग छोटा बनाते हैं, लेकिन उसमें सफोकेशन होता है, कई बार जहरीली गैसेस का लीकेज होता है, उससे डेथ हो जाता है। तो बहुत ज्यादा इस पे है कि जो गवर्नमेंट है वो उसको रेगुलेट क्यों नहीं कर पा रही है। क्लियर हो रहा है? डिजास्टर मैनेजमेंट में इस पे काफी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली इसका न्यूज में है, असम में है, मेघालय में है। तो रैट होल माइनिंग का सिर्फ मतलब समझ में आ रहा है ना, क्या है रैट होल माइनिंग? चूहे के जैसे हल्का सा होल बनाइए और आप
वही सकरा वाला करते जाइए, उसमें बहुत एकदम इतना भी नहीं बना पाते हैं कि लोग खड़ा हो पाए, इतना इसकी सकरी होती है, इसीलिए यहाँ पे हैजार्डियस होता है। व्हाट हैजार्ड का मतलब क्या होता है? खतरा। हैजार्ड वही होता है ना जो खतरा होता है। So this is all about from the today's news. Here we will conclude our session. Thank you for joining the session. Any doubt?